Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in previous class, we were trying to understand what is the exact definitions of the qualitative characteristics in accounting informations. उस क्लास के अंदर हम लोग सीखी थी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सा बेसिक थिंग्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे अकाउंट को और ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा मैच्योर एंड और ज्यादा कंप्लीट बनाता है, जिससे उस अकाउंटिंग सिस्टम्स का एक स्ट्रेंथ हमें दिखता है. इन टूडेज क्लास वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का कुछ बेसिक चीजें है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे. जैसे अकाउंटिंग का अगर बेसिस होता है तो थ्री बेसिस में हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम्स को कंप्यूट करते हैं. फर्स्ट होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम्स, सेकंड होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड थर्ड में होता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. हालांकि आज के क्लास में हम लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग को हम लोग समझेंगे और हमारा सेंस को आगे डेवलप करेंगे, और एक्रूअल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग सीखते जाएंगे. चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग होता क्या है एंड उससे जुड़े एक हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे. तो स्टूडेंट्स, कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन व्हिच ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कैन एक्रूअली रिसीव और पेमेंट. मतलब ये एक्रूअल कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है ऐसा कि आपके पास अगर ट्रांजैक्शन हो बिजनेस के थ्रू और उस समय ये कैश में हो और इसका जो ट्रांजैक्शन लिखी जाएगा और रिकॉर्ड रखी जाएगी, तो इनके बुक्स में ऑब्वियसली वो जब होगा जब पैसा रिसीव किया जाएगा और ट्रांजैक्शन कैश में होगा, चाहे वो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो. ठीक है, और इससे आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे एक्सपेंस और लॉसेस को. आप इसको पहचान पाओगे एक्सपेंस एंड लॉसेस को व्हेन कैश इज पेड, जब कैश के साथ आपको डील करी जाएगी. यानी कि हम लोग वन वर्ड में एकदम मोटा मोटा समझे कि कैश बेसिस होता है जब आप कैश में कोई ट्रांजैक्शंस करते हो, यानी आपके पास एकदम जो एक्सपेंसेस होगा वो कैश में होगा, ना उसमें कोई क्रेडिट होगा ना उधारी होगा. ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश जो पे की जाती है और पे इन होता है और पे आउट होता है. पे इन होता है हम लोग जब इनकम करते हैं, पे आउट होता है जब एक्सपेंस होता है. ठीक है, तो ये होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट. इसका कुछ फीचर्स भी है, जैसे कि इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ओनली एक्रूअली रिसीव्ड और पेड. ये तभी रिकॉर्ड होगा जब इसके अंदर कैश में कुछ डिलीवरी होगा, इसमें कोई क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल नहीं होगा. ठीक है. नंबर 2, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज मेड इज पेमेंट और एक्रूअल. जितने सारे रिकॉर्ड होगा वो पूरा सारे के सारे वो क्या होगा, कैश के अंदर ही होगा. नंबर 3, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द गोइंग कॉन्सर्न ऑफ द बिजनेस. ये कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं होगा, ये गोइंग कॉन्सर्न के अंदर नहीं होगा. इट डज नॉट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम्स ऑफ कैश बुक कीपिंग. जैसे बुक कीपिंग के अंदर डबल एंट्री होता है, आप एक करंट अकाउंट ले लिए, उसमें आप कुछ पेमेंट रखे, कुछ सामान खरीदे, उसके बाद वो सरप्लस पेमेंट के साथ नेक्स्ट टाइम अब जब और खरीदारी करते हैं तो उसके साथ ऐड होता है, उसमें से कुछ पोर्शन सब पेमेंट कर देते हो, फिर जाके जो सरप्लस होता है उसके बाद और ज्यादा आप परचेस आप करते हैं. मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है. करंट अकाउंट जो है ये गोइंग कॉन्सर्न में और ये डबल एंट्री को फॉलो करता है. लेकिन ये जो होता है ये कैश बेसिस होता है. जब दुकान से हम कुछ खरीदते हैं, अगर उसमें नो क्रेडिट होता है, कैश बेसिस होता है, तो उस समय ये डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है. लेकिन किसी मार्चेंट के थ्रू हम लोग जब कोई सामान को परचेस करते हैं और उसको लॉन्ग रन पे हम रिसीव और पेमेंट, जैसे कि करंट अकाउंट के थ्रू जो हमारे पास ट्रांजेक्शन उस टाइप का अगर होता है तो उस समय हमारे पास ये डबल एंट्री होता है. तो आज मतलब हम लोग जो कैश बेसिस हम लोग सीखी, यहाँ पे डबल एंट्री को बिल्कुल ये फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, तो हमारे पास
जितने सारे इसमें फीचर्स है वो यही बताता है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस ऑब्वियसली ये कैश में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक प्रॉब्लम को हम लोग रिप्लिकेट करी, तो आपका स्क्रीन पे ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर पी के श्रीनिवासन स्टार्टेड हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर एंडेड। तो इसमें फीस रिसीव इन कैश, रेंट ऑफ द चेंबर पे, रेंट चेंबर इन एडवांस, fees accrued but not yet received, salary of the compounder paid, salary of the compounder in outstanding। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलता है, और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे कंप्यूटेशंस ऑफ द नेट इनकम स्टेटमेंट्स अंडर द कैश बेसिस, मतलब हमें यहाँ से कुछ सारे इंफॉर्मेशन के अंदर जो कैश बेसिस का होगा, उस कैश बेसिस का हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके हमें कंप्यूटेशन करके यहाँ पे दिखाना है। जैसे फीस रिसीव इन कैश, ये कैश बेसिस हो गया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कैश बेसिस के लिए एप्लीकेबल होगा। रेंट ऑफ चेंबर पेड, ये भी होगा, ये भी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ। रेंट ऑफ द चेंबर इन एडवांस, ये एडवांस पेमेंट है, ये नहीं होगा। फीस एक्रूड बट नॉट येट रिसीव, ये एक्रूड हो चुका है लेकिन रिसीव अब तक नहीं हुआ है, ये भी नहीं होगा। सैलरी ऑफ कंपाउंडर पेड, ये होगा। सैलरी ऑफ कंपाउंडर आउटस्टैंडिंग, मतलब कंपाउंडर का सैलरी हो चुका है बट हम लोग उसको पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशंस ऑफ द net income statements under cash basis of the Dr. P. K. Srinivasan for the year ended 2012 and 13। चलिए इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे फीस रिसीव इन कैश। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अमाउंट है 35,100, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, लेस एक्सपेंस पेड इन कैश। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सपेंस पेड होगा, ये होगा रेंट ऑफ चेंबर पेड नंबर 1, ठीक है। नंबर टू सैलरी ऑफ कंपाउंडर पेड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसका अमाउंट हम लोग लिख देते हैं 10,800। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ कंपाउंडर पेड 5,400, इसको हम लोग अभी जोड़ देंगे। 10,800 प्लस 5,400, तो 16,200 लेस 35,100, सो 18,900। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होगा नेट इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बनके रेडी है।
तो ये हमारा नेट इनकम होता है। यानी हमारे पास जो हम लोग जो फीस रिसीव करी, उसके बाद जो एक्सपेंसेस था उसको हम लोग दी, यहाँ पे चुकाने के बाद जो हमारे पास आता है वो नेट इनकम आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कैश बेसिस का यही जो इंफॉर्मेशन था, इससे हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब बहुत अच्छे से रिवाइंड करके इसको देखो, हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और भी हम लोग इसका डिटेल्स डिस्कशन करते चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।